देखिए, इसका बायकॉट की करने की एक टेक्निकल वजह है, और वो वजह ये है कि खाली वोटों को काउंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। हमने कहा था कि फॉर्म 46 भी हमारे साथ शेयर किए जाएं। हम्म। फॉर्म 46 ये होते हैं कि कितने बैलेट्स इशू हुए, उसमें से कितने इस्तेमाल हुए और कितने बकाया बच गए। तो वोटों की खाली खाली गिनती करने से आप ये तो तयन कर सकते हैं कि वोट कितने किसको पड़े, हम्म। लेकिन ये इस चीज का तयन नहीं हो सकता कि बैलेट पेपर जो इशू हुए थे उसमें से अगर कुछ वोट निकाल के इधर डाल दिए गए और कुछ वोट जाया कर दिए गए। हम्म। तो फॉर्म 46 बड़ा अहम है कि काउंटर फॉइल्स का चेकिंग करना बड़ा अहम है। तो इस टेक्निकल बुनियाद की वजह से बायकॉट किया गया, और दूसरी जो मेजर वजह थी वो ये थी कि जब पोलिंग बैग हमारे पास आया, जो जिसके अंदर जो सील शुदा होना चाहिए, तो उस पर सील नहीं लगी हुई थी। जी। तो जब उनसे पूछा गया कि इस पे सील क्यों नहीं लगी, तो उन्होंने कहा जी ये गिर गई होगी। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हमने शेयर किया, आरओ साहब को कहा कि आप हमारे साथ फॉर्म 46 शेयर करें, आप हमारे साथ जो है जो जो बैलेट का जो हिसाब है वो शेयर करें। तो वो जब उन्होंने मना कर दिया, तो हमने कहा कि खाली वोट काउंटिंग से या वोटों की गिनती से वो मकसद नहीं पूरा होता जिसके लिए जो है ये री कराई गई। हम्म। तो राना साहब, मेरा सवाल ये था कि अगर इस रीकाउंटिंग के नतीजे में मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो क्या तब भी आप बायकॉट बरकरार रखेंगे? देखिए, बायकॉट जो है वो तो इन टेक्निकल वजूहात की वजह से, लेकिन अगर हमें ये वोटों की यहीं से धांधली अगर पकड़ी जाती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जब आप किसी रिकाउंटिंग कर ही रहे हैं तो काम मुकम्मल होना चाहिए कि आप 10% काम कर लें, और जो 90% जिससे जो प्रॉब्लम की जो असल जो वजह है वो पिन पॉइंट हो जाए, वो हम्म। ना हो सके तो वो बेमानी होता है। लेकिन अगर यही धांधली पकड़ी जाती है तो उसको वेलकम करना चाहिए, सही। तो क्या बिल्कुल। नून लीग जो है वो इस वक्त रीपोलिंग का की दरखास्त दायर करने की तरफ जा सकती है, जाने का इरादा रखती है? देखिए, अब अभी तक तो हमने ऐसा फैसला नहीं किया। अभी तो हमने ईसीपी को हमने अपनी जो दरखास्तें जमा कराई हैं मिफ्ता साहब की, वो यही है कि हमें काउंटर फॉइल को चेक करने की इजाजत दी जाए, हमें फॉर्म 46 जो है उसके मुताबिक वो जो है वो बैलेट पूरे करने का और उनकी काउंटिंग भी मुकम्मल करना दी जाए। तो अभी तो हमारी यही दरखास्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि ईसीपी हमें इस चीज की इजाजत दे देगी। सही। तो राना साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी बात हो रही है 2016 से, बल्कि उससे भी पहले से नून लीग इंतखाबी इस्लाहात की बात करती आ रही है, और अब जबकि हुकूमत जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के लिए आ रही है, इनिशिएटिव ले चुकी है, तो हुकूमत के साथ बैठने पर इस वक्त नून लीग को एतराज़ क्यों है? देखिए, इसमें दो तीन वजूहात है। पहली वजह यह है कि हमने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का 2018 से हम कह रहे हैं, और हमारा ये मौकफ था कि आप 2018 के इलेक्शन का मुआयना करें, उस पर देखा जाए, और फिर उसके जो नुक्स हैं उसके मुताबिक आगे आप लेके चलें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए। हम्म। 3 साल हो गए, कोई कमेटी जो है जो बनी पार्लियामेंट में, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई, और कहीं वहां जो है वो जो है आगे मामला नहीं बढ़ा। दूसरा हमारा ये पॉइंट है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हक में हैं, हम हामी हैं, लेकिन जो हुकूमत का रवैया रहा है ऑपोजिशन के साथ, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हम्म। एक वर्किंग डेफिसिट है। तो हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। हम्म। जो हुकूमत ने जो अपनी तजावीज हैं वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराएं, हम्म। वहां ऑपोजिशन भी अपनी तजावीज जो है सबमिट कराएं, सारी पार्टीज कराएं, और वहां से जो तजावीज निकले, जो जो रेगुलेटर है ईसीपी जिसने इलेक्शन मुनक्कद कराने हैं, जिसका बड़ा एक अहम रोल है इलेक्शन प्रोसेस में, बल्कि सबसे अहम रोल है, हम्म। वो भी अपनी राय दे, और फिर वहां से जो राय निकले वो हम पार्लियामेंट में लेके जाएं। अगर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है तो वहां लेजिस्लेशन हो, वहां फर्दर डिबेट की जरूरत हो, करने की जरूरत हो तो वो हो। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक कोई मुश्किल जो है डिमांड नहीं है ऑपोजिशन की तरफ से। अगर हुकूमत इस डिमांड को कबूल कर ले तो ये चीज मामला जो है बड़े तेजी से आगे बढ़ सकता है, और यही मकसद होता है। देखें, हमने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी किए हैं हम लोगों ने 2017 के अंदर। तो तब भी जो है कंसेंसस बिल्डिंग हुई थी। हम्म। आखिर आपको अगर ऑपोजिशन की जो जायज जो डिमांड्स हैं, और अब उससे अगर बेहतर कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स उसके अंदर शामिल हो जाए, हम्म। तो वो एक बेहतर फैसला होगा। अच्छा राना साहब, शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिल गई है मेडिकल ग्राउंड्स पर, तो क्या हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की कोई राह हमवार हो सकती है, कोई बैक चैनल राबते?
देखिए, शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, हम्म। और अमूमन ब्लैक लिस्ट में या आप जो है टेररिस्ट को डालते हैं या जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं वहां डालते हैं। तो ये पीटीआई हुकूमत की एक इलीगल तरीके से एक ऐसे आदमी को डाला जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसने बेहतरीन जो है अपने टेन्योर के अंदर इस मुल्क के लिए और उस सूबे के लिए काम किया। तो वहां से हम लोग हाई कोर्ट से हमें इजाजत मिली है, और हर पाकिस्तानी शहरी को इजाजत होती है कि वो जाए, अपना जिस तरह नकलो हरकत मुल्क से बाहर करनी है वो करे। यहाँ बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि कभी एहसन इकबाल, कभी खाकान अब्बासी और जितने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको ईसीएल में डाल दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ कोई ऐसे शवायद हैं या कोई ऐसा केस बना हुआ है जो मुस्बत हो, लेकिन इसलिए कि पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक मुस्बत फैसला है लाहौर हाई कोर्ट से, और वो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसमें कोई जो है, हमने इसको एक अनोखा काम बना दिया है कि अगर सियासतदान बाहर जाना चाहे तो उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे। तो ये बेहतर फैसला है। जहां तक नवाज शरीफ की बात है, नवाज शरीफ साहब जब अपनी सर्जरी करा लेंगे और जब उनकी सेहत उनको इजाजत देगी तो वो जरूर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे।